नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी आर्यन खान को मिली जमानत की, योगी सरकार के काम पर प्रियंका के सवाल की, जानेंगे योगी सरकार के टैबलेट देने के फैसले पर क्यों सवाल उठा रहे हैं अखिलेश, प्रशांत किशोर के बीजेपी में जाने की क्यों लग रही है अटकलें, बात करेंगे त्रिपुरा में टीएमसी के बड़े खेला की, हरियाणा उपचुनावों में बीजेपी की बढ़ी मुश्किल की, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र ने कोरोना गाइडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ाया, राज्यों को सख्त निर्देश, नियमों के पालन में लापरवाही पड़ सकती है महंगी। पूर्व सीएजी विनोद राय ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से मांगी माफी। 2014 में राय ने किया था दावा, 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम हटाने के लिए संजय निरुपम ने बनाया था दबाव। अब बोले मैंने गलती से ले लिया था संजय निरुपम का नाम। यूपी में नए साथियों की तलाश में ओवैसी, एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर से चल रही है बात, राजभर ने क्यों छोड़ा साथ, ये वो ही कर सकते हैं साफ। शेयर बाजार में आई गिरावट, 1149 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 59,985 पर हुआ बंद, निफ्टी 354 अंक गिराकर 17,857 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर 3 दिन से बंबई हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज हाईकोर्ट का इस पर फैसला आ गया। तो क्या फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। 3 अक्टूबर 2021 को कार्डेलिया क्रूज पर हो रही पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शामिल होने पहुंचे थे। उन्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर पार्टी में बुलाया गया था। पार्टी अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक एनसीबी का छापा पड़ गया। एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एनसीबी आर्यन के खिलाफ मजबूत सबूतों की बात कर रही थी, तो दूसरी ओर आर्यन खान की जमानत की कोशिशें भी चल रही थी। निचली अदालत में आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई तो उसे बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इसी जद्दोजहद में पूरे 25 दिन का समय बीत गया और 26वें दिन यानी 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी। आर्यन को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें आज की रात और जेल में बितानी होगी। बेल प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो बाहर आ जाएंगे, जो शुक्रवार को ही पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में लगातार 3 दिन से सुनवाई चल रही थी। इससे पहले सेशन कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की थी। आर्यन खान के पक्ष में हाई कोर्ट में दलील देते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। रोहतगी ने एनसीबी की पूरी कार्रवाई को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर एनसीबी आर्यन के तार इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन बंबई हाई कोर्ट में एनसीबी की दलीलें नहीं टिकी और हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी, लेकिन उनके बिना बताए विदेश जाने पर रोक जरूर लगा दी है। आर्यन खान तो जेल से बाहर आने वाले हैं, लेकिन आर्यन को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दावा किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आर्यन खान अब 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी जमानत हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। आर्यन की सुनवाई तो हो गई, लेकिन किसान 11 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो सुनवाई ही नहीं हो रही है। किसानों के सामने कई समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुवाई के सीजन से पहले खाद की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का जो चाबुक केंद्र सरकार ने मारा था, उसकी जलन अभी कम भी नहीं हुई थी कि यूपी में खाद की किल्लत ने जख्म पर नमक डाल दिया। ऐसे गहरे घाव सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो 26 अक्टूबर को घंटों लाइन में लगे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2 दिन बाद ही आज यानी 28 अक्टूबर को खाद ना मिलने से एक बेबस किसान ने खुदकुशी कर ली। ललितपुर के महेश कुमार 26 अक्टूबर को खाद लेने के लिए 2 दिन से ई लाइट स्थित एक केंद्र पर लाइन में लगे थे। लाइन में लगे लगे भूख प्यास से महेश की हालत बिगड़ गई। लाइन में लगे अन्य किसानों ने महेश को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर आज सोनी नाम के एक किसान खाद के लिए कई दिनों से परेशान थे। परिजनों के मुताबिक वे सुबह खाद लेने की बात कहकर घर से निकले थे। दोपहर में वे बिना खाद लिए घर लौट आए। देर शाम उनका शव खेत में पेड़ से लटका मिला। इन घटनाओं पर प्रियंका गांधी ने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने योगी सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए उनकी नीयत और नीति में खोट बताया। प्रियंका ने ट्वीट भी किया
किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया था, पूरे यूपी में व खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में सरकार किसानों को समय से खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही, जिससे पूरे दिन भर लाइन में लगे कई किसानों की मृत्यु हो गई और काफी बीमार भी हो गए। इस अति दुखद व चिंतनीय गंभीर समस्या का सरकार तुरंत समाधान करे, बीएसपी की यह मांग है। बड़ा सवाल यही है कि इन मौतों की जिम्मेदारी क्या नियति की है या सरकारों की, जो खुद को किसान हितैषी बताती हैं। बिना खाद के फसलों को नुकसान हो रहा है और फसल तैयार हो जाए तो उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। किसानों के सामने तमाम मुश्किलें हैं और अब किसान चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है। वैसे मुश्किलें तो बीजेपी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बढ़ा रखी हैं। अखिलेश यादव ने अब योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए छात्रों को दिए जा रहे टैबलेट पर सवाल उठाए हैं। चुनावों में नेताओं की बयानबाजी, तंज और व्यंग आम बात है, लेकिन जरूरी बात यह है कि जनता के मन में कौन सी बात घर कर जाए। मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, लेकिन बच्चों को ढूंढने से नहीं मिला। आज अखबार उठाकर देखा तो पता चला कि टैबलेट आ रही है कोई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को पहले ये बताना चाहिए कि 4.5 साल इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आज की पीढ़ी के बच्चे हैं। पुरानी पीढ़ी वालों ने चौक और पट्टी से पढ़ाई की होगी, लेकिन जमाना बदला है, नई पीढ़ी आई है। ये पीढ़ी सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की जानकारी हासिल करने का मातम भी रखती है। मुझे खुशी है कि जिस समय सपा सरकार में लैपटॉप बांटे जा रहे थे, नई पीढ़ी के लोग काफी खुश हो गए थे। ये लैपटॉप बच्चों के बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत परेशान हैं कि कौन आ रहा है, सोच विचार में पड़ गए हैं। इस बार यूपी की जनता ने तय किया है कि झूठा वादा करने वालों को हटा कर रहेंगे। यूपी से बीजेपी का सफाया करके रहेंगे। सीएम साहब समाजवादियों का लैपटॉप खोल कर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। आपको बता दें कि सपा की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है और लिखा है, मैं आ रहा हूँ। योगी सरकार सवालों के घेरे में है। प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ही योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कभी कांग्रेस और सपा दोनों के लिए काम कर चुके प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक वो बीजेपी के गुण गाने लगे हैं, तो क्यों बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बढ़ती नजदीकियों ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। हर तरफ चर्चा हो रही थी कि अब पीके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस में विवाद छिड़ गया था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग, खासकर G23 नेता, नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने इस बात को ज्यादा तवज्जो उस वक्त नहीं दी और कांग्रेस में मंथन जारी था कि प्रशांत को क्या पद दिया जाए। लेकिन अब प्रशांत किशोर के बदलते अंदाज और सुरों को देखकर कहा जा सकता है कि G23 नेताओं की कही बातें सही थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रशांत लगातार विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कयास लगने लगे हैं कि प्रशांत और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। दरअसल प्रशांत ने कहा कि भारतीय राजनीति में अगले कई दशकों तक बीजेपी का दबदबा रहने वाला है और मोदी युग के अंत का इंतजार करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलती है। प्रशांत किशोर हाल ही में गोवा दौरे पर थे, जहां उन्होंने साफ कहा कि उनका मानना है कि अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। दशकों तक बीजेपी के दबदबे की भविष्यवाणी करने के साथ ही प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह संभवतः किसी वहम में है कि बीजेपी सिर्फ मोदी लहर तक ही सत्ता में रहने वाली है। इससे पहले भी लखीमपुर खीरी मामले के दौरान प्रशांत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की त्वरित वापसी होगी, वो गलतफहमी में है। अब प्रशांत किशोर के इन बयानों से साफ है कि वो बीजेपी की पब्लिसिटी कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर सियासी पारा गर्मा गया है और अटकलें लगना शुरू हो गई हैं कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खैर, प्रशांत किशोर के इन बयानों से कांग्रेस समझ चुकी है कि उसे अब प्रशांत से दूरी बना लेनी चाहिए और G23 नेताओं का प्रशांत को लेकर अनुमान एकदम सही था।
एक और प्रशांत किशोर बीजेपी को मजबूत पार्टी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर वो इस समय जिस दल के साथ काम कर रहे हैं वो बीजेपी में ही सेंधमारी कर रही है। हम बात कर रहे हैं टीएमसी की, जिनके निशाने पर इस समय त्रिपुरा की बीजेपी की सरकार है और टीएमसी दावा कर रही है कि त्रिपुरा में बीजेपी के कई नेता जल्द ही टीएमसी में शामिल होंगे। बंगाल की सत्ता के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नजरें अब दिल्ली की सत्ता पर टिक गई हैं। लेकिन सिर्फ बंगाल के बूते दिल्ली का किला नहीं जीता जा सकता। इस बात का एहसास ममता बनर्जी को भी है, इसलिए वो अब पार्टी के विस्तार पर जोर दे रही हैं। ममता बनर्जी गोवा के दौरे पर हैं, जहां जल्द ही विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो सकता है। तो दूसरी ओर उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 31 अक्टूबर को त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। अभिषेक अगरतला में पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अभिषेक के त्रिपुरा पहुंचने से पहले ही टीएमसी ने दूसरी पार्टियों में सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। टीएमसी के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और दावा किया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के सामने बीजेपी विधायक आशीष दास टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। आशीष दास के अलावा कई और बीजेपी विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं। आशीष दास त्रिपुरा में बिप्लब देव के विरोधी सुदीप राय बर्मन के समर्थक माने जाते हैं। वे कोलकाता में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। भवानीपुर सीट से ममता की जीत पर उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी मां, माटी, मानुष की असली नेता बनी है। भवानीपुर उपचुनाव में उनकी भारी जीत बंगाल के लोगों के बीच उनकी अपार लोकप्रियता का एक और प्रमाण है। इस बीच टीएमसी का दावा है कि त्रिपुरा के 16 बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं और धीरे धीरे ये विधायक टीएमसी में शामिल किए जाएंगे। बीजेपी के लिए मुश्किलें सिर्फ बंगाल या त्रिपुरा में नहीं हैं, बल्कि सबसे बड़ी मुश्किल हरियाणा में खड़ी हो गई है। हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन तो 11 महीने से चल ही रहा है और अब यहां की ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों ने पार्टी की मुसीबत और बढ़ा दी है। दिल्ली की 3 सीमाओं पर प्रदर्शन करते किसानों को 11 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों के समर्थन में हरियाणा के अभय चौटाला उतरे थे और इसी साल की शुरुआत में उन्होंने ऐलनाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था। चौटाला किसानों के समर्थन में हैं और चुनावी मैदान में भी हैं। ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला, कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल और बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के बीच है। प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठन बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। जब से किसान कृषि कानूनों को लेकर केंद्र का विरोध कर रहे हैं, तब से ही वो बीजेपी के सभी कार्यक्रमों का भी विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में किसान मोर्चा ने चोपटा अनाज मंडी में एक जनसभा बुलाई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने इशारों ही इशारों में अभय चौटाला को जिताने के संकेत दिए। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता ऐलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि 6 महीने पहले कोई संयुक्त किसान मोर्चा के पास गठरी छोड़ गया था, उस गठरी को लौटाना है। ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि ऐलनाबाद सीट पर अभय चौटाला के समर्थन में किसान खड़े हैं। टिकैत के इतना कहते ही भीड़ ने तालियां बजाकर इसका समर्थन किया। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में ऐलनाबाद सीट से जीतने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से आम लोगों के दैनिक खान पान की चीजों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर अब सब्जियों पर देखा जा रहा है, जिसने आम लोगों के किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। त्योहारी सीजन में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि खाएं तो क्या खाएं। फेस्टिव सीजन में लोग नए काम की शुरुआत करते हैं, नई खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। चीजें खरीदना तो दूर, जनता को खाने के सामान के लिए भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। थोक से लेकर खुदरा भाव में आलू, टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। एक महीने पहले जो टमाटर रिटेल में 40 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था, वो अब बढ़कर 80 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। जानकार बताते हैं कि सब्जी के दामों में इस कदर बढ़ोतरी हो गई है कि पहले जो एक ट्रक 1 लाख में आ जाता था, अब उसकी कीमत बढ़कर 3 लाख तक आ रही
रही है। इसकी वजह से सब्जी के दामों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिटेल में मिलने वाली सब्जी के दामों की बात करें तो आलू 20 से 30 रुपए, टमाटर 80 से 90 रुपए, गोभी 80 से 90 रुपए, पत्ता गोभी 40 से 50, बैंगन 40 से 50 रुपए, मटर 70 से 80 रुपए, प्याज 50 से 60 रुपए, जिससे लोगों के किचन का बजट पूरी तरह से खराब हो चुका है। बावजूद इसके सरकारी तंत्र इन बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन 30 से 35 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ रहे हैं। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसने आम आदमी को हिलाकर रख दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।